जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे हैं दोस्त। अब बिना रुके अपने क्लास की तरफ देखो, यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था, तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप, 1890 या 1826 या 1896। यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब, और फटाफट कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 1890 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। रेलवे अधिनियम 1989 ने 1890 अधिनियम की जगह ली थी, ठीक है ना, ये याद रखना। कौन सा 1989, ठीक है ना, 89 ने 1890 रेलवे अधिनियम की जगह ली थी। इसमें कुल कितनी धाराएं थी, 214 धाराएं थी। कितनी थी, 214 धाराएं थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितनी स्टेशनों को जोड़ता है, लगभग में पूछा गया है। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो 8000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8000 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव कौन बने हैं। ये देखो भैया करंट का है और नाटो के सचिव पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दे रखा है मार्क रूट, है ना, ऑप्शन सी में दे रखे हैं मार्क रूट, आपका सही जवाब हो जाएगा। नाटो में कितने देश सदस्य हैं तो आप बताइएगा। तो याद रखना भैया 32 देश सदस्य हैं। कितने, 32 देश सदस्य हैं नाटो में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। आज नए क्वेश्चन है। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि 40 से 50 तक जो 10 क्वेश्चन बचेंगे आपके, ठीक है ना, 40 से 50 तक जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं जरूर, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो हम लोग स्किप करते हैं, है ना, पेपर के अंदर। तो बिल्कुल दोस्त 40 से 50 के बीच में जो 10 क्वेश्चन है उनमें आपका स्कोर क्या होता है, ठीक है ना, 10 में से आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और उन 10 क्वेश्चनों को जरूर करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है और सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप कि आंध्र प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो हो जाएंगी आपकी 25। कितनी हो जाएंगी, 25, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अगर राज्यसभा सीटों की बात करते तो कितनी है, 11 हैं। कितनी है दोस्त, 11 हैं। और मैं आपको बता दूं 25 ही सीटें जो है वो राजस्थान में है, आरजे, ठीक है ना, कहाँ है, राजस्थान में है, ये भी याद रखना। पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, यूपी आ जाता है, जिसमें 80 सीटें हैं। कितनी, 80 सीटें हैं। 40 सीटें जो हैं ये याद रखना, ये बिहार में हैं। कहाँ पर, बिहार में कितनी है, 40 सीट हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1914 में। कब, 1914। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। और ये शिमला समझौता के तहत हुआ था, है ना, शिमला, तो शिमला समझौता के तहत हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किसने निर्धारित की थी, तो वो उनका नाम है हेनरी मैकमोहन, है ना, हेनरी मैकमोहन द्वारा ये निर्धारित की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, तो ये भी हम सभी को पता है। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ना बाकी में मेहनत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा पहले से अच्छे हो गए हो पढ़ाई में। और यहाँ पे देखो दिया है भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की खालिस्तान पहल के साथ बढ़ाया गया है। तो कौन, भारत सरकार की मेक इंडिया पहल या यूपीआई पहल या डिजिटल इंडिया पहल। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन ना यूपीपी में भी पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा जा चुका है। और भाई कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो ऑनलाइन लेन देन में भारत जो है सबसे आगे पहुंच चुका है ना। और देखो यहाँ पे दिया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मैंने आपको सारे के सारे मुख्यालय करवाए हैं, है ना। और यहाँ पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब आपका बिलासपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा। इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी,
2003 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कब हुई थी? 2003 में। अब यहाँ पे देखो जबलपुर में कौन सी रेलवे का मुख्यालय है बताओ। तो याद रखना जबलपुर में है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका जबलपुर में। इसके जो स्थापना है वो भी याद रखना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसकी भी 2003 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भुवनेश्वर में मैंने आपको पहले ही बताया कि समुद्र के किनारे है, तो भैया ये पूर्वी तटीय रेलवे हो जाएगा। कौन सा? पूर्वी तटीय रेलवे हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना जो है वो भी 2003 में ही हुई थी, है ना। कब हुई थी? 2003 में ही हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पे आप पहले तो आप ये बताओ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ये ना बिल्कुल बेसिक है और ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न का जो आपका जवाब है वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका मिथुन चक्रवर्ती ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कौन सा पुरस्कार था मतलब कि, तो याद रखना ये 17वां, ठीक है ना, 17वां पुरस्कार समारोह था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? जो सैटेलाइट लॉन्चर होते हैं ना, वो याद रखना उनके नाम होते हैं ASLV, PSLV, SLV, है ना। तो जनरेशन के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि SLV का पूर्ण रूप क्या है। तो SLV का अगर पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो याद रखना इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी जो दिया है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता यहाँ पे LV का पूछा जाता तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाता, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। और यहाँ पे देखो जो ये दिया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसके आगे जी लग जाएगा, GSLV, है ना। तो ये आप इस तरीके से सभी को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आप SLV का मतलब समझ जाए ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर P लगाए या G लगाए, आप तुरंत बता देंगे कि इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, है ना। अब यहाँ पे दिया है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब? तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी महाभारत नहीं होगा, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे चरक संहिता आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। सबसे पुरानी स्मृति अगर पूछी जाएगी तो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो आपकी मनुस्मृति हो जाएगी। और सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में बता देना। और देखो यहाँ पे दिया है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। इनमें से आपको बताना है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा जम्मू तवी स्टेशन, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट जवाब। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ना। ये पता है आपको कौन से उसमें आता है जोन में, तो ये याद रखना ये उत्तर रेलवे में आता है ना, उत्तर रेलवे में आता है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका जो डिवीजन की बात करें तो डिवीजन याद रखना फिरोजपुर है। कौन सा डिवीजन है? फिरोजपुर डिवीजन है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगर आपसे सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा है और कहाँ पर है, ठीक है ना, वो कौन सा है और कहाँ पर है? तो याद रखना भैया ये घूम रेलवे स्टेशन है। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और इसको नोट भी कर लेना है। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। या किसी ने पहले ही बोला हो तो आप एक बार रिप्लाई जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं सभी को जिसने भी बोल रखा है किसी भी क्लास को खोल के देख लेना, मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया। और लगभग 500 दोस्त हैं वहाँ पे जो प्रॉपर PDF ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो
ये आपका ना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो 2018 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2018 हो जाएगा। अगर डेट की बात करें तो याद रखना जनवरी, है ना, क्या 19 जनवरी 2018 को साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से नुआईखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? नुआईखाई महोत्सव। देखो महोत्सव, लोक नृत्य, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आपको पूरे सही अपने एकदम तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे नुआईखाई पूछा गया है, नुआखाई, तो याद रखना भैया ये आपके ओडिशा राज्य से संबंधित है। किससे? ओडिशा राज्य से संबंधित है। एक सरहुल पर्व पूछा जाए, सरहुल, है ना, सरहुल, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, सरहुल, तो झारखंड से संबंधित है आपका सरहुल, है ना, तो ये भी याद रखना। और देखो एक वो पूछा जाता है हार्नबिल उत्सव, है ना, कई बार ये तो ज़्यादातर जीडी में भी पूछ लिया गया, और ये हार्नबिल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हार्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से। नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है वो याद रखना भैया, वो क्या है? वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। एक वो पूछा जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन से राज्य से संबंधित है? तो याद रखना कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आप कुचिपुड़ी को भी ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है 28 सितंबर 2024 को SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप विजेता कौन है? तो भैया 28 सितंबर 2024 को सैफ अंडर 17 चैंपियन विजेता कौन है? भारत, भूटान या बांग्लादेश? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके आयोजन की बात करें कि भैया इसका आयोजन कहाँ हुआ था, है ना, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हम क्या बताएंगे? इसका आयोजन हुआ था भैया भूटान में। कहाँ पर हुआ था? भूटान में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें भारत ने किस देश को हराया था? तो वो भी याद रखना, बांग्लादेश हारा था, है ना। हारा कौन था? बांग्लादेश को हरा के भारत जीता था। ये पता है ये क्या है? अगर कोई कहेगा दोस्त क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कोई कहेगा कबड्डी की बात कर रहे हैं, है ना, इतनी देर से। याद रखना भैया ये फुटबॉल का मैच होता है। कौन सा? फुटबॉल का मैच होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से विक्टिम सिटी किताब के लेखक कौन है? विक्टिम सिटी किताब के लेखक कौन है? तो भैया देखो यहाँ पे विक्टिम सिटी किताब के लेखक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए हैं। इनसे याद रखना, किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड, है ना, इंडिया डिवाइडेड। ये भी आपसे पूछी जाती है। और यहाँ पे देखो हमारे उनका नाम दे रखा है महात्मा गांधी जी का। इनका एक हिंद स्वराज है, और मेरे सपनों का भारत, और माई एक्सपेरिमेंट विद द तुत, ये पुस्तकें हैं। याद रखना एक पुस्तक पूछी जाती है एशिया का परमाणु करण, है ना, एशिया का परमाणु करण। तो एशिया का परमाणु करण जो है ये किसने लिखी थी? याद रखना, रेने बाबा ने। किसने? रेने बाबा ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। रेने बाबा का नाम भी बाबा नहीं, नावा हैं, ठीक है ना, रेने नावा ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ये मैंने आपको कल बताया था, और ये आज आपके लिए HW है। कल वो क्वेश्चन थे जो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, वहाँ से कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनमें से एक क्वेश्चन तो कोई ऐसा होना चाहिए जो मैं आपसे पूछ लूँ, है ना दोस्त। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान किस राज्य से संबंधित है? ये जो अभियान हैं, योजनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये आपसे जरूर पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे याद रखना, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली से याद रखना है, दिल्ली से वो क्या कहते हैं, एंटी डस्ट अभियान। कौन सा? एंटी डस्ट अभियान,
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दिल्ली से संबंधित है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले, और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं। एक बार देखो, मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूँ क्लास में, बीच में बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप एक बार नए दोस्त हो तो फटाफट क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबा दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब वाला भी दबा दो। वहाँ पे आएगा नोटिफिकेशन ऑल, तो नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन को क्लिक कर देना। और साथ में अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो वाकई में, तो यार क्लास को शेयर कर देना है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मेरे दोस्त शेयर करते हैं, और अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहोगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे दिया है कि हैजा के टीके का आविष्कार किसने किया था। हैजा के टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया था और कब किया था। तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब लुई पाश्चर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दे रखा है लुई पाश्चर आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने कब किया था तो वो भी याद रखना 1872 में किया था। कब किया था दोस्त, 1872 में किया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, है ना। किसकी, पेनिसिलिन की खोज की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एडवर्ड जेनर से आपको क्या याद में रखना है, तो मैं रोज आपको बताते हैं कि चेचक का टीका, है ना, चेचक का टीका किसने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो इनमें से कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथियां, है ना, पैरोटिड ग्रंथियां। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे छोटी अतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना, सबसे छोटी अतःस्रावी ग्रंथि, तो वो आपकी पिट्यूटरी हो जाएगी। ये सबसे छोटी अतःस्रावी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी की अगर बात करेंगे अतःस्रावी ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है। भैया ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हाल ही में पूछा गया है, अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है। तो इनमें से आप थोड़ा सोचिएगा कि FC जो हरकत है वो कौन सा देश कर सकता है, तो आपको तुरंत समझ आ गया होगा। और यहाँ पे सही जवाब आपका चीन हो जाएगा। रूस तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है ना। भारत जब समस्याओं में होता है तो बचाने के लिए कौन आया था, रूस आया था, पूरी दुनिया से लड़ गया था, है ना, हमारे लिए। तो रूस तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कब किया था। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कब किया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो 1909 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 1909 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। रुधिर तरल संयोजक ऊतक है, रुधिर तरल संयोजक ऊतक है, यह शरीर के भार का खाली स्थान होता है। यह शरीर के भाग का कितने प्रतिशत होता है, 1 से 3% या 4 से 6% या 7 से 10%। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी 7 से 10% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 से 6 लीटर होता ही ये ब्लड, है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका 7 से 10% हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो याद रखना है यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। पायरोडॉक्सिन विटामिन 6 का नाम होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो राइबोफ्लोविन दे रखा है ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो याद रखना ये B2 का होता है। किसका होता है, B2 का होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थायमिन दे रखा है, ये किसका होता है, तो याद रखना भैया ये B1 का होता है। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और विटामिन C का जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये आप देख लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आप फटाफट बिल्कुल सही जवाब लगाइएगा। और कब किया था अगर पता है तो वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना जो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था J.J. वर्जिलियस, है ना, वर्जिलियस, J.J. वर्जिलियस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने इसका
जो खोज है वो कब करी थी? तो याद रखना भैया ये 1838 की बात है ना। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था प्रोटीन शब्द, तो ये 1838 की बात है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। आम का वास्तविक नाम क्या है? आम का वास्तविक नाम क्या है? तो भैया यहाँ पे आपको आम का वास्तविक नाम नहीं होना चाहिए था, वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ पे होना चाहिए था वास्तविक की जगह वनस्पतिक नाम, है ना, वनस्पतिक नाम। तो वनस्पतिक आपको ध्यान में रखना है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, वनस्पतिक, है ना। वनस्पतिक नाम क्या है आम का? तो आम का वनस्पतिक अगर नाम की बात करेंगे तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा मैगीफेरा इंडिका, है ना। ऑप्शन सी मैगीफेरा इंडिका आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे मूसा पैराडिस्का दे रखा है, ये किसका वनस्पतिक नाम है बताओ? मूसा पैराडिस्का ये किसका है? ये भैया केले का होता है। किसका? केला का नाम होता है वनस्पतिक। और देखो यहाँ पे ब्रिटिश विनफेरा दे रखा है, ये किसका वनस्पतिक नाम है बताओ? तो याद रखना भैया ये अंगूर का है। किसका? अंगूर का वनस्पतिक नाम होता है। तो ये भी आप क्या करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। स्वतः चलित गाड़ियों में ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? स्वतः चलित गाड़ियों में ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? क्या टर्बो ब्रेक होती है, गियर ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक होती है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक। ऑप्शन सी जो दे रखा है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है? तो भैया यहाँ पे देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है ना। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। ऑप्शन सी विजय जैन। क्या बताया होगा? विजय जैन आपने बिल्कुल सही जवाब बता दिया होगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है डिजिटल शक्ति 4.0 किससे संबंधित है? डिजिटल शक्ति 4.0 किससे संबंधित है? वित्त आयोग, महिला आयोग या भारतीय रेलवे? तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच के जवाब करना। और यहाँ पे जो आपने जवाब किया होगा मैं अपना जवाब बताता हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग। और मैं यहाँ पे बता दूँ इसमें ये पता किससे संबंधित है? ये है जो ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के विषय में जागरूक करना, है ना। जो ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता जो है वो उसके बारे में जागरूक करना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था? तो किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब? देखो सोच समझ के करना दोस्त, गलत आंसर नहीं करना है ना। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना ये मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है ना। ये मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसका निर्माण जो है वो याद रखना ये 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा लैमिना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? लैमिना जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करिए भैया इसका जवाब, कौन कौन इसका जवाब सही करता है। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अब आपका सही जवाब जो है वो है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, मतलब नया नाम क्या रखा गया है झांसी रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना सही जवाब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, भैया बताओ, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए विराट कोहली जी। क्या हो जाएगा, विराट कोहली जी, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रासून जोशी हैं, इनको किसका चुना गया है, तो इनको याद रखना, इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसका, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ना। और यहाँ पे चाचा चौधरी दे रखा है, चाचा चौधरी याद रखना, ये किससे हैं, तो इन्हें किसका चुना गया है, इन्हें चुना गया है नमामि गंगे कार्यक्रम का। किसका, नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को चुना गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। भैया देखो, ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, यूं इस टाइप से क्लास को लेके जाता हूँ। अभी तक यहाँ तक करा हम लोगों ने, अब इतने क्वेश्चन करने हैं और ये 40 से 50 का जो है, इसमें आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो क्लास में बने रहिएगा। यहाँ पे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में ही दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पर है भैया, तो इसका देखो ये रेलवे से संबंधित है, ये भी आपका। तो यहाँ पे आप बताइएगा और आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा जमालपुर। क्या हो जाएगा, जमालपुर, ऑप्शन सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मैंने जमालपुर तो बता दिया, जमालपुर पड़ता कहाँ है, तो याद रखना कहाँ पड़ता है, मुंगेर में। कहाँ पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। अब ये अगर मुंगेर की बात करें तो भैया मुंगेर कौन से राज्य में है, तो याद रखना भैया ये बिहार राज्य में है। कहाँ है, बिहार राज्य में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर पड़ता है दोस्त, बिहार में मुंगेर, और मुंगेर के जमालपुर में ये स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा 15 मार्च। क्या हो जाएगा, 15 मार्च, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 16 मार्च को क्या मनाते हैं फिर, 16 मार्च को, तो याद रखना 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्या, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये आप ध्यान में रखेंगे। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। क्या, विश्व जल दिवस। ये मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे दोस्त हैं, आप थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, लाइक वाला बटन तो दबा ही दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा यार शेयर कर देना, सपोर्ट करो। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, G20 समूह की जो स्थापना है वो कब हुई थी। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब होगा ना वो हो जाएगा 1999 में, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1999। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, G20 में जी का मतलब पूछ लिया जाता है, तो वो होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या होता है, ग्रुप होता है, जी का मतलब। और इसमें मैं आपको बता दूं 19 देश हैं, 19 देश हैं और प्लस जो है यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय संघ है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 19 देश प्लस यूरोपीय संघ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और यहाँ दिया है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो अस्थिमज्जा जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह हड्डियों के अंदर एक स्पंजी ऊतक होता है, स्पंजी ऊतक हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से बनता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या रूस से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप याद रखना, पहले तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि भैया ये रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 10 थे। कितनी संख्या थी? 10 थी, ठीक है ना। 1976 में, ये भी याद रखना, कब? 1976 में, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं ये भाग 4 में आते हैं ना, भाग 4 में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इसमें एक 11वां भी जोड़ा गया था, 11वां जोड़ा गया था ना। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2002 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भैया 66वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से भाग में जोड़ा गया था? तो याद रखना भाग 4 के का, ठीक है ना, भाग 4 के का में। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 51A में, है ना, ये आपका 11वां है। और बाद बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, आपके 10 थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया था, संशोधन की प्रक्रिया को, जो कि आर्टिकल 368 में आता है ना, आर्टिकल 368 में आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुलबीर सिंह जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। ये वाला आपका सही हुआ या गलत आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और अब अगले क्वेश्चन का आंसर करो। निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे अपना सही जवाब। तो फटाफट इसका जवाब बताइएगा। और यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, ऑप्शन बी। आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल आता है 40। कौन सा आर्टिकल आता है? 40 के अंडर में आता है ना। इसमें दिया गया है राज्य के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान दिया गया है ना, आर्टिकल 40 में। और ये अगर भाग की बात करें कौन से भाग में आता है, तो भाग भी याद रखना भाग 9 में आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 9 में आता है। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है वो भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे 1935, 1950, 1952 आप करिए इसका सही जवाब, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, है ना, जो कि आप करके बताएंगे। तो याद रखना इसमें जो आपका सही जवाब है वो 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1935 में पारित किया गया। और इसमें पता है इसमें क्या हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया, है ना, शक्ति का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें दिया है विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। करो इसका सही जवाब, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और मुझे पता है कि इसमें ना ज़्यादातर मेरे दोस्तों का जवाब जो है वो गलत आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं भारत का जो स्थान है वो इनमें से कोई नहीं है। भारत आता है 6ठे स्थान पर। कॉफ़ी उत्पादन में भारत जो है 6ठे स्थान पर आता है, ठीक है ना। भारत में कुल पता है कितनी कितना था? 8,200 टन। हाँ, 8,200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। और इसमें जो हमारा कर्नाटक है ना, ये सबसे ज़्यादा देता है अकेले 53%। कितना? 53%, 53%। केरल का जो हिस्सेदारी है, केरल कितने प्रतिशत? तो 28% केरल देता है, ठीक है ना। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु कितना प्रतिशत? शायद 1% देता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पे आता है वो है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है। भैया करो इसका सही जवाब, गेहूं, मक्का या चावल, है ना। ये आपके लिए ही क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था पहले ही कि 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, है ना। अब यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। चावल जो है अकेले 47%
भूमि पर, है ना, कितने 47% भाग पर चावल पैदा होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? बताओ भैया इसका आंसर। मैंने कहा था ना ये वो क्वेश्चन है सॉरी, ये वो क्वेश्चन है, या तो आप इन्हें स्किप करोगे या फिर पता है तो सही जवाब होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जल विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है जल विद्युत, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है? भैया बताओ, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है और इसका नाम क्या है? केजी, फोर्टियम या फिर आशुवान? तो भैया यहाँ पे आपने जवाब कर दिया होगा ना। अब मैं बताता हूँ आशुवान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आशुवान आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? निम्न में से हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बताओ यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा? आपने कर दिया होगा। अब मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी श्री कपिल देव जी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी श्री कपिल देव जी हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और मैं इनसे आपको बता दूं कि प्रथम बार जो वर्ल्ड कप है वो इनके ही कप्तानी में आया था, है ना। ऐसे आप ध्यान रखना। और देखो, मिल्खा सिंह जी को वो बोलते हैं फ्लाइंग सिख, है ना। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग सिख बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सचिन तेंदुलकर जी को गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना। और देखो यहाँ पे दिया गया है गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा यहाँ पे पूछा गया है। तो मैंने मलयालम उस दिन आपको बताया था, है ना, केरल से। और तमिल जो है ये तमिलनाडु से बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बच रहा है आपका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कोंकणी भाषा तो थी, लेकिन अगर लिपि की बात करेंगे तो लिपि कौन सी थी? तो याद रखना भैया, वो देवनागरी लिपि ही थी। ठीक है ना, देवनागरी लिपि थी। तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। और 1987 में ऐसे राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1987 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जो हम लोगों ने नहीं किया हो। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं है? उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं होता है। विटामिन ए, B12 या फिर सी? तो यहाँ पे याद रखना, जो विटामिन सी है ना, ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और ऑप्शन में कभी कभी आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी ध्यान रखना। बल्कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? ये जो आपका प्रश्न का जवाब है वो याद रखना, वो हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग दिया है। और इसी तरीके से अपना भाई पे प्यार और विश्वास बनाए रखें। और मैं साथ में एक बार क्लास को लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दे लेना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को भी दबा देना है। और थोड़ा सा यार इस क्लास को शेयर कर दो, है ना। आप लोग चाहोगे वही क्लास वायरल हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन तब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया ना कि आज भैया को लाइव क्लास आनी है, मतलब कल से आनी है, तो आज आप इतना शेयर कर दो ना कि कल से आपको आपके बिना कहे या मेरे बिना कहे आपको लाइव क्लास मिलना लग जाएगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। और क्लास में कोई गलती हुई हो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।